चलो आज का पहला क्वेश्चन लिखते हैं। एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। यदि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में स्टीमर की चाल ज्ञात कीजिए। स्टीमर की चाल ज्ञात कीजिए। चलिए इसको बनाइए। सत्ताईस और किसी का? कोई आंसर और आया कि 27 ही सही आंसर है? 22 21। चले देखें किसका सही है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? सबसे पहले दिया हुआ है कि धारा की विपरीत दिशा में कितने घंटे में, तो समय कितना लेंगे? 3 घंटे का समय लेंगे। ठीक है। दूरी कितना दिया है? 72 किलोमीटर की दूरी दी है। ठीक है। अब धारा के विपरीत दिया है, इसलिए कौन सा चाल निकालना पड़ेगा? प्रतिकूल चाल निकालना पड़ेगा। और प्रतिकूल चाल क्या होता है? x माइनस वाई होता है। और x का मान कितना दिया हुआ है? नहीं दिया है, वही ज्ञात करना है। शांत जल में स्टीमर की चाल ज्ञात करना है, यानी x का मान हमको नहीं दिया हुआ है। और y का मान कितना दिया है? y का मान कितना दिया है? 3। ठीक है। तो प्रतिकूल चाल कितना हो गया? x माइनस 3 हो गया। अब हमारा सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। मान रख दीजिए x माइनस 3 चाल है, दूरी कितना है? 72 और समय कितना है? 3। अब इसको हल करेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 24। अब माइनस 3 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 24 और 3 27। यानी शांत जल में स्टीमर की चाल कितना आएगा? ठीक है। अब गलत क्या हुआ? जिन लोग का 21 आया था वो इसको प्लस लिए थे, तो पहले दिशा देखने बोला था ना। धारा की दिशा किधर जा रहा है? वो धारा के विपरीत दिशा में, इसीलिए अनुकूल चाल नहीं, कौन सा निकालना पड़ेगा? प्रतिकूल चाल। क्लियर है? चले आगे। कोई मोटर बोट शांत जल में शांत जल में 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। यदि जल प्रवाह के विपरीत वह 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में जाता है
तो जल प्रवाह की गति क्या है? जल प्रवाह की गति क्या है? तीन दशमलव, ठीक है। आया? चलो देखते हैं क्या दिया हुआ है। कोई मोटर बोट शांत जल में 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो x बराबर कितना हो गया? 18.5। y बराबर दिया है क्या? नहीं, ज्ञात करना है ना। यदि जल प्रवाह के विपरीत, तो विपरीत मतलब कौन सा चाल? प्रतिकूल चाल। तो प्रतिकूल चाल हो जाएगा x माइनस वाई। तो 18.5 माइनस कितना हो जाएगा? y किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। कितना दूरी तय करता है? 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितने समय में तय करता है? 4 घंटे में तय करता है। ये हमारे पास चाल, दूरी और क्या हो गया? समय हो गया। अब इसको मान रख देते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल कितना है? 18.5 माइनस वाई, और दूरी कितना है? 60, और समय कितना है? 4। तो काट देंगे तो कितने बार में चला जाएगा? 15 बार में। तो 18.5 माइनस वाई बराबर कितना हो गया? 15। अब y को उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और 15 को इधर लाएंगे तो 18.5 माइनस कितना हो जाएगा? 15। अब 18.5 में 15 जाएगा, कितना बचेगा? तो y का मान कितना आ गया? 3.5। ठीक। अब ध्यान से देखो, अभी तक हमने जितना सवाल देखा है उसमें ये शांत जल में नाव या व्यक्ति की चाल दिया रहता था, धारा का चाल दिया रहता था, तो दूरी या समय में से कोई एक चीज निकालना होता था। यही देखे पहला। उसके बाद देखे कि दूरी और समय हमको दिया हुआ है, फिर शांत जल में नाव या व्यक्ति की चाल या धारा के चाल में से कोई एक गायब रहता था, वो हमको ज्ञात करना रहता था। तो ऐसा बनाने का तरीका सबका एक था, बस जो नहीं था उसको रखते थे, बाकी वही है। धारा की दिशा में जा रहा है तो अनुकूल चाल निकालते थे, और धारा के विपरीत जा रहा है तो प्रतिकूल चाल। क्लियर है? अब टाइप को चेंज करते हैं, सवाल चेंज होगा और देखेंगे आगे कैसा सवाल आता है। एक नाव धारा की दिशा में धारा की दिशा में 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा धारा के विपरीत दिशा में 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो इतना लिख लिए क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और मेरे को ये बताओ, 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा, x है, y है, a है, b है। देखो आप क्वेश्चन को समझो, है ना, क्योंकि आप जब अभी अलग अलग बता रहा हूँ सब समझ में आ रहा है। जब वही क्वेश्चन एक साथ आप देखते हो मिक्स, तो आपको समझ भी नहीं आता है कि कैसे पहचानेंगे, x कैसे लेंगे, a कैसे लेंगे, b कैसे लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के ही वो निकालना होता है। दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखो। एक में लिखा है शांत जल में, है ना, शांत जल में
मोटर बोट का जो चाल है वो 8.5 है। तो शांत जल में जब बोला रहेगा तो वो किसका मान होगा, x का मान होगा, ठीक है। और सीधा वो तो उसके बाद y का मान तो सीधा लिखा रहता है, धारा की चाल लिखा रहता है। अब इसमें देखो नाव जो है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में मतलब वो कौन सा चाल होगा, अनुकूल चाल, जिसको हम क्या लेते हैं, a लेते हैं। और धारा के विपरीत दिशा में यानी कि वो कौन सा चाल होगा, प्रतिकूल चाल होगा। ऐसा लिखा होगा, वैसे ही आपको पहचानना है कि वो x है कि y है कि a है कि b है। क्लियर है। तो यहां पर पहले क्वेश्चन को आगे पूरा कर लेते हैं। पहचान लिए ना, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अब आप इस क्वेश्चन में पहचान लिए कि जो 15.5 है वो क्या है, अनुकूल चाल a है। a बराबर कितना दिया है, 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत यानी कि प्रतिकूल चाल b बराबर कितना दिया है, 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। आपको ज्ञात क्या करना है, धारा की चाल, धारा की चाल ज्ञात करना है। बताओ क्या था सूत्र, धारा की चाल y बराबर a माइनस b बटा 2। तो a का मान 15.5, b का मान 8.5 और ये बटा 2, तो कितना आ जाएगा, 7/2 कितना होगा, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। तो आपको क्वेश्चन पढ़ के पहचानना है, फिर बनाने का टेंशन नहीं है, ऑटोमेटिक बनते जाएगा। ठीक है, चले आगे चले। एक तैराक की धारा की दिशा में चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विपरीत दिशा में चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में तैराक व धारा की चाल ज्ञात कीजिए। कितना आया, 12.5 और चलिए बनाए। एक तैराक की धारा की दिशा में चाल कितना है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कौन सा चाल होगा, अनुकूल चाल। अनुकूल चाल a बराबर 14 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की विपरीत दिशा में चाल यानी कि कौन सा चाल होगा, प्रतिकूल चाल b बराबर कितना है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। अब हमको शांत जल में तैराक का चाल और क्या ज्ञात करना है, धारा का चाल। तो शांत जल में तैराक का चाल x बराबर क्या होता है, a प्लस बी बटा 2। तो 14 प्लस 11 बटा 2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 25/2 हो जाएगा। तो 25/2 का मान कितना आ जाएगा, 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद आपको निकालना है क्या, धारा की चाल। तो धारा की चाल का सूत्र y बराबर क्या होता है, a माइनस b/2। तो 14 माइनस 11/2 तो कितना आ जाएगा,
3/2 और 3/2 कितना लिखेंगे 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। तो जब आपको अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल दिया रहेगा तो आप आराम से शांत जल में तैराक या व्यक्ति की चाल है ना, या क्या निकाल सकते हो, धारा की चाल निकाल सकते हो। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। एक नाविक धारा के विपरीत, एक नाविक धारा के विपरीत 12 किलोमीटर जाता है तथा धारा की दिशा में 22 किलोमीटर जाता है तो उसे प्रत्येक दशा में 5 घंटे का समय लगता है, 5 घंटे का समय लगता है। तो धारा की चाल तथा शांत जल में नाविक की चाल ज्ञात कीजिए, नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको न तो अनुकूल चाल दिया है और ना ही प्रतिकूल चाल दिया है, लेकिन आपको अभी भी क्या ज्ञात करना है, शांत जल में तैराक की चाल और क्या ज्ञात करना है, धारा की चाल। और ये दोनों तभी ज्ञात कर सकते हो जब आपके पास क्या हो, अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल होगा। चलो कैसे होगा आप देखेंगे, उसको कैसे निकालेंगे। एक नाविक धारा के विपरीत 12 किलोमीटर जाता है, दूरी कितना तय किया, 12 किलोमीटर। ठीक है, कौन से दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में। और धारा की दिशा में कितना दूरी तय किया, 22 किलोमीटर की दूरी तय किया। और दोनों में कितना समय लगा उसको, 5 घंटे का समय लगा। दोनों दिशा में, प्रत्येक दिशा में उसे कितने घंटे का समय लगा, 5 घंटे का समय लगा। इतना दिया है बस। धारा के विपरीत दूरी 12 किलोमीटर जाने में 5 घंटा का समय, और धारा की दिशा में 22 किलोमीटर की दूरी जाने में भी कितना समय, 5 घंटा। ठीक है, देखो ये विपरीत दिशा में है। अब देखो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। यहां भी चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय होगा। अब ये धारा के विपरीत दिशा में, इसलिए कौन सा चाल होगा, प्रतिकूल चाल होगा। और ये धारा की दिशा में गति कर रहा है तो ये कौन सा चाल होगा, ये देखो मिल गया कि नहीं मिल गया आपको, अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल। आपने चाल निकाला कि दूरी दिया है 12 किलोमीटर, समय कितना दिया है, 5 घंटा। ठीक है, तो इसको भाग करेंगे दूरी बटा समय तो क्या निकलेगा, चाल। लेकिन कौन से दिशा में जा रहा है, विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में जा रहा है इसलिए कौन सा चाल होगा, प्रतिकूल चाल। और ये यहां भी चाल निकाले, दूरी बटा समय, लेकिन ये कौन से दिशा में गति कर रहा है, धारा के अनुकूल दिशा में, धारा की दिशा में गति कर रहा है, इसलिए कौन सा चाल होगा, अनुकूल चाल होगा। क्लियर है। अब पहले मान रख दो, दूरी कितना है, 12/5 कितना हो जाएगा, ये 2.4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये अनुकूल चाल आ गया। इसी तरह से 22/5 ये कितना हो जाएगा, 4.4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये आपका अनुकूल चाल और ये क्या हो गया, प्रतिकूल चाल। अब सेम वैसी क्या निकाल सकते हो, शांत जल में तैराक की चाल और धारा की चाल। चलो निकालो आगे। है ना, जैसे क्या आया है, अनुकूल चाल कितना आया है, 4.4, तो ये हो जाएगा 4.4 प्लस प्रतिकूल चाल कितना है, 2.4 और बटे में कितना हो जाएगा, 2। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6.8/2, तो ये कितना आ जाएगा, 3.4 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में किसका चाल दिया था, नाविक का चाल है। ठीक है, और धारा की चाल निकालना है तो A बराबर कितना दिया है, 4.4 माइनस B बराबर 2.4 और बटा 2, तो ये कितना आ जाएगा, 2/2, तो आंसर कितना आएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा।
ठीक है। तो जब आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल नहीं दिया है, दूरी और क्या दिया है, समय दिया है, तो दूरी और समय से आप अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल निकालेंगे, फिर अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल से शांत जल में तैराक का चाल और क्या निकालेंगे, धारा का चाल। किसी कोई डाउट है? देखो एक एक क्वेश्चन हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। देखो पहले हमको क्या था, क्वेश्चन में क्या दिया था, अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल दिया था। हमने शांत जल में तैराक का चाल और क्या निकालना सीख गया, धारा की चाल निकालना सीख गए। अब क्वेश्चन में ना हमको अनुकूल चाल दिया था, ना ही क्या दिया है, प्रतिकूल चाल, दूरी और क्या दिया है, समय। तो दूरी और समय से क्या निकलता है, चाल निकलता है। तो हमने दिशा देखा कि कौन से दिशा का दूरी और कौन से दिशा का समय है, उस हिसाब से हमको पता चल गया अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल। क्लियर है? चलो ऐसी क्वेश्चन एक और देखते हैं बनाना। एक नाव नदी के धारा की दिशा में, एक नाव नदी के धारा की दिशा में 200 किलोमीटर की दूरी, 200 किलोमीटर की दूरी 20 घंटे में तथा धारा के विपरीत 100 किलोमीटर की दूरी 25 घंटे में तय करती है, तो नदी के धारा की चाल क्या है, धारा की चाल क्या है। हैं 3 किलोमीटर। कितना आया? 3 आया सबका। देखो एक नाव धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा, धारा की दिशा में कितना दूरी तय करता है, 200। कितना समय लेता है, 20 घंटे का समय लेता है, ठीक है। और धारा के विपरीत, धारा के विपरीत कितना दूरी जाता है, 100 किलोमीटर की दूरी जाता है। कितने समय में जाता है, 25 घंटे में जाता है, ठीक है। तो यहाँ से दूरी बटा चाल निकालेंगे, दूरी बटा समय से क्या निकालेंगे, चाल निकालेंगे। लेकिन कौन से दिशा में गति कर रहा है, धारा की दिशा में, इसलिए कौन सा चाल होगा, ये अनुकूल चाल होगा। तो अनुकूल चाल 200 बटा कितना हो जाएगा, 20 कर जाएगा, कितना आएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया अनुकूल चाल, ठीक है। इसी तरह से यहाँ भी चाल निकलेगा, दूरी बटा समय, लेकिन धारा के विपरीत है, इसलिए कौन सा चाल होगा, ये प्रतिकूल चाल होगा। तो प्रतिकूल चाल 100 बटा 25, 25 से कम 25, 25 क्यों, कितना आ गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये प्रतिकूल चाल आ गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, धारा की चाल। तो धारा की चाल अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल बटा 2। तो 10 में 4 गया, 6 बटा 2, और काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है धारा की चाल, ठीक। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह से। एक नाव धारा की दिशा में, एक नाव धारा की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी, 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करती है तथा धारा की विपरीत दिशा में
तथा धारा के विपरीत दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी? शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी? कितना आया? आया 4.5 आंसर सबका। देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, धारा की दिशा में कितना दूरी तय करता है? 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 1 किलोमीटर कितना समय में? 10 मिनट में तय करता है। ठीक है। इसके अलावा दिया है धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत कितना दूरी तय करता है? 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितने समय में तय करता है? 20 मिनट में तय करता है। तो यहाँ पर हम दूरी बटा क्या निकालेंगे? 4। दूरी बटा समय क्या निकालेंगे? 4 निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर ये किलोमीटर में, तो किस में होना चाहिए था? घंटे में। तो पहले इसको हम चेंज करेंगे घंटे में, तो ये 10 बटा कितना हो जाएगा? 60 घंटा हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से चाल निकालेंगे, तो दिशा में है, धारा की दिशा में, तो कौन सा चाल निकलेगा? अनुकूल चाल। 1 दूरी हो गया और समय कितना लेंगे? 10 बटा 60। अब इसको हल करेंगे तो 1 गुणा 60 बटा कितना हो जाएगा? 10। तो इस तरह से कितना आ जाएगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। सेम यही कंडीशन यहाँ भी है कि दूरी किलोमीटर में और समय किस में दिया हुआ है? मिनट में दिया हुआ है। तो समय को हम किस में चेंज करेंगे? घंटे में। बटा क्या लगा देंगे? 60। अब चाल निकालेंगे और ये कौन से दिशा में है? धारा के विपरीत दिशा में, इसलिए कौन सा चाल होगा? ये प्रतिकूल चाल हो जाएगा। ठीक है। अब दूरी कितना है? 1 किलोमीटर और ये समय 20 बटा 60। फिर हल करेंगे तो 1 गुणा 60 बटा कितना हो जाएगा? 20 और 20 दिया कितना हो जाएगा? 60। तो प्रतिकूल चाल कितना आ गया? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या निकालना है? शांत जल में नाव की चाल, और इसका फॉर्मूला होता है अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल बटा प्लस, है ना। शांत जल में नाव की चाल है तो इसलिए क्या होगा? प्लस होगा। अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटा 2, तो 9 बटा कितना हो जाएगा? 2। तो आंसर कितना आ जाएगा? 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन पूरा। कोई डाउट है? टाइप चेंज करें? चलो घर जाके और प्रैक्टिस करते हो कि नहीं करते हैं? देखो जिन लोगों से जल्दी नहीं बनता है वो इन्हीं सवालों को वापस बना के देखा करो, और जिन लोगों से जल्दी बन जाता है वो नए क्वेश्चन जो है बुक से उठा के किया करो प्रैक्टिस। ठीक है। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता। चलो अगला क्वेश्चन लिखो टाइप चेंज करके। शांत जल में एक तैराक
शांत जल में एक तैराक 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है, जबकि नदी की बहाव जबकि नदी की बहाव 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब वह एक स्थान तक जाए तथा प्रारंभिक स्थान तक आने में 75 मिनट का समय लेता है। तो बताइए दोनों स्थान की बीच की दूरी कितनी है? लिख लिए क्वेश्चन। अच्छा, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या क्या दिया है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा शांत जल में एक तैराक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगा? x का मान होगा। तो x बराबर कितना दिया है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जबकि नदी की बहाव 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये क्या होगा? y बराबर कितना दिया है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तब वह एक स्थान जाए तथा प्रारंभिक स्थान तक आने में 75 मिनट का समय लगता है। तो बताइए दोनों स्थान के बीच की दूरी कितनी है? ठीक है, दूरी ज्ञात करना है। दूरी मान लेते हैं कि कितना है? दूरी मान लेते हैं x किलोमीटर है। दूरी कितना है? x किलोमीटर है। अब देखो ये नदी है, ऐसा नदी है ना, इधर बह रहा है। अब यहाँ से जाना है, यहाँ प्रारंभिक स्थान है, ये स्थान तक जाना है और फिर वापस आना है, जाना है और फिर आना है। तो जाने और आने में टोटल कितना समय लगेगा? 75 मिनट दिया हुआ है। टोटल समय कितना दिया है? 75। जब वो जाएगा तो किस चाल से जाएगा? अनुकूल चाल से जाएगा। नहीं भाई, जाएगा तो किस चाल से जाएगा? कितना दूरी तय करेगा? तो अनुकूल चाल जाने में लगेगा। जाने में कौन सा चाल लगेगा? अनुकूल चाल कितना हो जाएगा? अनुकूल चाल कितना हो जाएगा? है? अनुकूल चाल बराबर क्या होता है? x प्लस वाई होता है। नहीं तो ये x और y का मान दिया है कि नहीं दिया है? तो अनुकूल चाल x और y प्लस होता है कि माइनस? तो 5 और 1 कितना हो जाएगा? और जाएगा तब किस चाल से जाएगा? सॉरी, वापस आएगा तो प्रतिकूल चाल से। तो प्रतिकूल चाल कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है ये? अब देखो हमको दिया था शांत जल में जो तैराक है उसका चाल, नदी का बहाव। ठीक, नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है और वापस आ रहा है। तो जाएगा तो धारा की दिशा में जाएगा, तो किस चाल से जाएगा? इसलिए हमने अनुकूल चाल निकाला। अब वापस आएगा तो किस चाल से आएगा? इसलिए हमने कौन सा चाल निकाला? प्रतिकूल चाल निकाला। ठीक है, चलो अब वो जाएगा तो कितना दूरी तय करेगा? किस चाल से? तो कितना समय लगेगा? x बटा लगेगा कि नहीं लगेगा? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो ये क्या हो जाएगा? जाने का समय, जाने का समय x बटा 6। ठीक, आएगा तब कितना दूरी तय करेगा? कितना दूरी तय करेगा? x ही दूरी तय करेगा भाई, जितना गया उतना ही वापस आएगा। लेकिन किस चाल से आएगा? तो आने में उसको कितना समय लगेगा? आने का समय, तो आने का समय कितना हो जाएगा? x बटा 4 घंटा। इतना समझ में आया? अब जाने का समय x बटा 6, आने का समय x बटा 4
तो टोटल आने जाने में इतना समय लगेगा कि नहीं लगेगा, दोनों को जोड़ेंगे। और जबकि हमको क्वेश्चन में दिया है कि टोटल आने जाने में कितना मिनट लगता है, ये देखो ये भी घंटे में था, ये भी घंटे में था, तो ये 75 को भी हमको किस में रखना पड़ेगा, इसलिए बटा क्या लगा देंगे 60, बराबर होगा। अब इसी को हल करेंगे, किसका मान निकालेंगे, x का। हो गया, आपका आंसर आ गया। समझ में आया? आपको क्या क्या दिया हुआ है, शांत जल में तैराक का चाल दिया है, धारा का चाल दिया है, ठीक है। नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है, उन स्थान के बीच की क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है, इसलिए आपने दूरी x ले लिया। क्लियर है? अब जब जाएगा तो किस चाल से जाएगा, अनुकूल चाल से, इसलिए हमने अनुकूल चाल निकाला। जब आएगा तो किस चाल से आएगा, प्रतिकूल चाल से, इसलिए हमने क्या निकाला, प्रतिकूल चाल से। जब वो जाएगा तो x किलोमीटर की दूरी को अनुकूल चाल से तय करेगा, तो कितना समय लगेगा, x/6। वापस आएगा तो भी x किलोमीटर की दूरी को प्रतिकूल चाल से तय करेगा, तो कितना समय लगेगा, x/4। तो ये जाने का समय, ये आने का समय, तो दोनों को जोड़ देंगे, टोटल समय हो जाएगा। जबकि क्वेश्चन में हमको टोटल समय कितना दिया है, 75 मिनट। बस इतना करना है। अब इसको हल करेंगे तो त्रिया गुणा कर लो, कितना हो जाएगा, 4x + 6x और ये 6 × 4 बराबर 75/60। चलो ये कितना हो जाएगा, 10x/6 × 4 बराबर 75/60। अब x का मान निकालना है, बाकी को पक्षांतर कर दो, तो 75 × 6 × 4 और 60 गुणा कितना हो जाएगा, 10 ऊपर था उसको भी नीचे ला लिए। पक्षांतर में किसी डाउट है, नहीं है? चलो अब जो कट रहा है उसको काट दो। 6 कम 6 दहाम 60, ठीक है। और 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 15 बार में ये, फिर 5 दूनी 10 और 5 तिया 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये 2 से 2 कट गया, तो x बराबर क्या बचा, तो यही लिए थे, दूरी क्या लिए थे, x, जिसका मान कितना आ गया, 3। यानी वो नदी में कितना किलोमीटर जा रहा है, 3 किलोमीटर जा रहा है। प्रारंभिक स्थान से जिस स्थान तक गया, दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितना है, 3 किलोमीटर। किसी डाउट है? ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है ज़्यादातर, है ना, इसलिए किसी को डाउट होगा तो पूछ लो, मैं एक बार और समझा दूंगा, ठीक है। चलो देखो, शांत जल में एक तैराक का चाल कितना दिया है, 5, किसके बराबर हो गया, x के बराबर हो गया। जबकि नदी की बहाव 1 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, ये किसके बराबर हो गया, y के बराबर हो गया। इतना लिख लिए। इसके बाद दिया है तब वह एक स्थान जाए तथा प्रारंभिक स्थान तक आने में 75 मिनट का समय लेता है। यानी एक स्थान से वो दूसरे स्थान तक जा रहा है, तो वो दूरी ज्ञात करना है, तो हमने उस दूरी को कितना ले लिया, x किलोमीटर। जब वो जाएगा तो धारा की दिशा में जाएगा, तो धारा की दिशा में जाता है तो कौन से चाल से जाता है, इसलिए हमने अनुकूल चाल निकाल लिया। अनुकूल चाल बराबर क्या होता है, x + y, तो 5 और 1 कितना हो गया, 6। जब वापस आएगा तो धारा के विपरीत आएगा, तो प्रतिकूल चाल से आएगा, इसलिए हमने प्रतिकूल चाल निकाल लिया, जो होता है x - y, तो 5 - 1 कितना हो गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? अब वो x जाएगा तो x किलोमीटर ही जाएगा, कितने चाल से जाएगा, 6 किलोमीटर, तो कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, तो x/6 घंटा लगेगा। कैसे, ये वाला आपको a निकालना है, a का सूत्र x माइनस क्या होता है, y होता है। जब आपको x प्लस होता है, हाँ प्लस होता है। जब आपको x निकालना होता है तब a + b बटा क्या होता है, तो होता है, ठीक है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करो। आप पहले पहचानो कि आपको x दिया है, y दिया है, आपको अनुकूल चाल यानी क्या निकालना है, a निकालना है। इसीलिए तो मैं आपको अलग अलग x, y और a, b करके अलग अलग करके बताया सूत्र को, नहीं तो बुक में सीधा सीधा लिख दिया है। आपको कंफ्यूजन ना हो, आप सीधा पहचानो x और y दिया है, आपको अनुकूल चाल क्या निकालना है, a, तो a बराबर क्या होता है, x + y। x + y, a b को समझना ज़्यादा आसान है। अब मैं इसी को सीधा सीधा लिख देता, शांत जल में नाव की चाल बराबर अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटा 2, और शांत जल में अनुकूल चाल बराबर क्या होता है, शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल। जो बोला हूं वो कुछ दिमाग में नहीं आया, आया नहीं आया। अब इसी को मैं बोलूंगा, आप लोग जानते हो x क्या होता है, शांत जल में नाव की चाल, y क्या होता है, धारा की चाल, a क्या होता है, अनुकूल चाल, b क्या होता है, प्रतिकूल चाल। अब सूत्र बनाओ, तो x बराबर बोलूंगा तो क्या लिखोगे, a + b बटा 2, y बराबर बोलूंगा तो, और अगर a बराबर बोलूंगा तो
एक x प्लस वाई, और b बराबर बोलूंगा तो ये ज्यादा आसान है ना, इसीलिए मैं शब्दों में ना लिखकर x y में लिखा हूं। अब आपको x और y का मान मालूम हो गया है, आपको अनुकूल चाल क्या निकालना है, a, तो a निकालना है, तो a का सूत्र x प्लस वाई, तो 5 और 1 6। ठीक है, ये कंफ्यूजन होता है करके मैं पूरा x y में बता रहा हूं। इसी तरह से प्रतिकूल चाल b बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, है ना। अब देखो x दूरी को इस चाल अनुकूल चाल से तय करेगा, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है x, और किस चाल से जा रहे हैं 6, तो कितना समय लगेगा x बटा 6 घंटा। इसी तरह वापस आने का समय दोनों को जोड़ देंगे, कुल समय जो दिया हुआ समय है 75, उसके क्या होगा, बराबर होगा। चले आगे, चलो एक क्वेश्चन बनाओ, फिर बाकी इसका कल और प्रैक्टिस करेंगे। फिर दिल्ली सल्तनत की ओर आगे बढ़ेंगे। एक ऐसा राजा जो पहले गुलाम था, ठीक है, पहले गुलाम था और फिर बाद में अपने धीरे 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 प्रयासों से क्या बनेगा, राजा बनेगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। एक तैराक शांत जल में, एक तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो इस तैराक को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में तथा प्रारंभिक स्थान तक वापस आने में 1 घंटे का समय लगता है। एक घंटे का समय लगता है, तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी होगी। चलिए इसको बनाइए। देखते हैं। आराम से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही बनाओ, जल्दबाजी में गड़बड़ी मत करो। 2.4 6.2 देखते हैं। x का मान कितना दिया है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। y का मान कितना दिया है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी मान लेते हैं कितना है, x किलोमीटर है। जब जाएगा तो किस चाल से जाएगा, अनुकूल चाल से। तो अनुकूल चाल कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और आएगा तो प्रतिकूल चाल से आएगा, जो कितना हो गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें किसी को डाउट है कि 4 कैसे आया, 6 कैसे आया? क्लियर है ना। चल अब x किलोमीटर की दूरी को 6
किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से जाने में कितना समय लगे, तो x बटा 6 घंटा ये जाने का समय, और आने का समय कितना हो जाएगा, x बटा 4 घंटे का समय लगेगा। ठीक, आने जाने में x बटा 6 प्लस x बटा 4 घंटे लगेगा, जो कि टोटल कितने घंटे के बराबर होगा, 1 घंटे के बराबर होगा, है ना। अब ये घंटे में दिया इसलिए बटा 60 लगाने की जरूरत है क्या, नहीं है। तो सीधा हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x प्लस 6x और बटा 6 गुणा 4 बराबर 1, तो 10x बराबर 6 गुणा 4 बराबर कितना हो जाएगा 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 गुणा 4 बटा 10, यही होगा। 6 चौक कितना हो जाएगा 24 बटा 10। अब एक शून्य है इसलिए एक अंक के पहले क्या लग जाएगा, दशमलव, तो कितना आ जाएगा 2.4। क्लियर है। कल इसके और सवाल हम लोग हल करेंगे, आप लोग प्रैक्टिस करके आना। ठीक है ना। रोज इतना सवाल होना चाहिए कि कम हो रहा है, कम हो रहा है। कितना तो सवाल है हल किया है कि टोटल गिन, तो आज टोटल कितना सवाल हल किया है, तो एक दिन में वो कितना कर लेगा क्लास में है। कल भी हम लोग, शनिवार है ना, कल भी हम लोग इसी धारणाओं को कंप्लीट कर लेंगे, है ना। उसके बाद सोमवार को ना रीजनिंग का टॉपिक पढ़ेंगे। रीजनिंग हो गया, बहुत दिन हो गया नहीं पढ़े। कल में हो जाना चाहिए कंप्लीट ये धारणाओं। हाँ, कल इसको कंप्लीट कर देंगे धारणाओं को। उसके बाद जो है सोमवार को ना फिर रीजनिंग का टॉपिक पढ़ेंगे। रीजनिंग में क्या पढ़ रहे थे हम लोग, कैलेंडर तो खत्म हो गया था, क्या पढ़ना है, अंग्रेजी वर्णमाला, है ना, जो आपके पेपरों में बहुत ज्यादा आता है। वो क्वेश्चन आता है ना, अंग्रेजी वर्णमाला के चौथे स्थान के बाएं 5वां स्थान, ऐसा वाला क्वेश्चन आता है ना। हाँ, वो सब पढ़ेंगे, एकदम इजी, एक बार पढ़ोगे फिर एकदम इजी हो जाएगा। चलो, पिछला क्लास हम लोग जो है इतिहास में दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे थे कि दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश हुए थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने कुतुबी वंश के साथ किया। इसके बाद गुलाम वंश में ही शमसी वंश और कौन सा आया, बलवनी वंश आया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी के बाद जो है यहाँ का सत्ता संभाला। लाहौर को अपनी राजधानी बनाकर यहाँ सत्ता मलिक एवं सिपल सलार के पद पर रहते हुए संभालना चालू किया। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसके माता पिता का कोई आता पता नहीं है, या गुलाम वंश में जितने भी राजा हुए हैं उसमें अधिकतर जो राजा थे उनके माता पिता का स्पष्ट जानकारी नहीं है, स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए थे। इन्हीं इसलिए इस गुलाम वंश को ही क्या कहा जाता है, मामलुक वंश भी कहा जाता है। ठीक है। ये निसापुर बाजार में कोई व्यापारी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को बेच रहा था, तब एक काजी था फखरुद्दीन अजीज कुफी, इसने उसको खरीदा। उस बच्चे को कुतुबुद्दीन नाम दिया और उसको हर क्षेत्र में निपुण बनाया, तलवारबाजी में, घुड़सवार सब में उसको निपुण बनाया। और जब काजी की मृत्यु हुई तब उसके बेटों ने कुतुबुद्दीन को किसको बेच दिया, मोहम्मद गौरी को बेच दिया। मोहम्मद गौरी के कई युद्धों में इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसका साथ दिया। इस तरह से वो धीरे धीरे पद बढ़ते गया और वो सेनापति के पद में आ चुका था। और जब भारत को मोहम्मद गौरी ने जीता तो भारत का क्षेत्र किसको सौंपकर, कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर वो चला गया था। 1206 में जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई तब उसने अपने आप को सत्ता का मलिक एवं सिपल सलार के पद पर रहते हुए भारत का सत्ता संभालना चालू किया। लेकिन उसको विद्रोह का सामना करना पड़ा, एलदौज का, कुबाचा का, इल्तुतमिश का। तब उसने एलदौज की पुत्री से विवाह कर लिया, कुबाचा से अपनी बहन का विवाह करा दिया और अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से कराकर इस तरह विद्रोह को शांत कर इसने साम्राज्य विस्तार पर ध्यान न देते हुए साम्राज्य को सुदृढ़ करने पर ध्यान दिया। और इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल के दौरान 3 प्रमुख निर्माण कार्य किए। सबसे पहले तो इसने अपने गुरु शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया।
इसी ने ही दिल्ली में विष्णु मंदिर को तोड़वाकर भारत का पहला मस्जिद बनवाया जिसका नाम रखा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। और इसी ने ही अजमेर में संस्कृत कॉलेज को तोड़कर एक मस्जिद का निर्माण कराया जिसका नाम रखा गया 2.5 दिन का झोपड़ा। इस तरह शासन करते हुए 1210 में चौगान पोलो खेलते वक्त घोड़े से गिरकर इस कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। इसका मकबरा आज दिल्ली लाहौर में स्थित है। क्लियर है। इसके बाद इसका बेटा जो था आराम शाह वो जो है राजा बन गया, लेकिन दिल्ली के अमीर लोगों ने किसको आमंत्रित किया? दिल्ली के लोगों ने इल्तुतमिश को आमंत्रित किया कि आप सत्ता संभालो। इसलिए आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच दिल्ली के पास एक जड़ नामक स्थान पर युद्ध हुआ जिसमें आराम शाह मारा गया और इल्तुतमिश ने अपने आप को खलीफा से इजाज़त लेकर सुल्तान की उपाधि के साथ भारत का सत्ता संभालना स्टार्ट किया और राजधानी लाहौर से कहाँ ला लिया? दिल्ली ला लिया। इसीलिए इसे दिल्ली सल्तनत का क्या कहते हैं? वास्तविक संस्थापक कहते हैं। इसको भी विद्रोह का सामना करना पड़ा और एल्दौज और कुबाचा से इसने 1215 में तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा जिसमें एल्दौज मारा गया और कुबाचा बचकर निकल गया, लेकिन बाद में 1228 में उसने भी सिंधु नदी में कूदकर अपना जान दे दिया। इसने अपनी सैन्य व्यवस्था को चेंज किया और 40 गुलाम सरदारों की एक एक टुकड़ी बनाई जिसको तुर्गान ए चिहलगामी या चारगान कहा गया। इसने अपने प्रशासन व्यवस्था में भी चेंज लाया और इसने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की और प्रत्येक इक्ता में एक इक्तेदार का क्या किया? नियुक्ति किया। क्लियर है। ये जो इल्तुतमिश है ये जो है क्या किया था? जो कुतुबी वंश था उसके बाद शमसी वंश जो प्रारंभ हुआ इसी इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ किया गया। इल्तुतमिश ने ही किस वंश की शुरुआत की? शमसी वंश की शुरुआत की थी। इसने अपने शासनकाल के दौरान शुद्ध अरबी का सिक्का चलाया। ऐसा शुद्ध अरबी का सिक्का चलाने वाला ये पहला शासक था, तुर्क शासक था। इसने चांदी का टका और तांबे का जीतल सिक्का चलाया। यह अच्छा खासा शासन चला रहा था कि इसी समय 1220-21 में चंगेज खां के डर से भाग कर आ रहा था कौन? जलाउद्दीन मांगबरनी सिंधु नदी तक पहुंच गया था। उसने इल्तुतमिश से सहायता मांगी, लेकिन इल्तुतमिश ने चंगेज खां के आक्रमण के डर से जलाउद्दीन मांगबरनी की सहायता करने से क्या कर दिया? मना कर दिया। इस तरह शांतिपूर्वक शासन व्यवस्था चला रहा था। तब 1229 के आसपास जो मुसलमानों का प्रमुख होता है खलीफा, उसने इल्तुतमिश को खिलत प्रमाण पत्र से क्या किया? सम्मानित किया। ये अपनी बेटी रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी घोषित कर चुका था, बनाना चाहता था, लेकिन इसके पीछे भी विद्रोह का सामना इसको करना पड़ा था। इसने अपने शासनकाल के दौरान सबसे पहले तो दिल्ली के कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य था उसको पूरा कराया था। उसमें 1 मंजिल बना था, उसमें 3 और मंजिल बनाए। बाद में जब तुगलक वंश चलेगा तो फिरोज शाह तुगलक के समय जो है ये कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण होगा और चौथे मंजिल के ऊपर 5वां मंजिल का निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक कराएगा। इसके अलावा भारत में पहला मकबरा बनाने वाला भी कौन था? इल्तुतमिश था और उस मकबरे का नाम था सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो कि दिल्ली में है। और इसी ने ही मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह का भी निर्माण अजमेर में कराया है। इस तरह शासन करते हुए 1236 में इल्तुतमिश की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। यहाँ तक हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। अब मैंने बताया कि जो इल्तुतमिश है इसने अपना उत्तराधिकारी किसको घोषित किया था? रजिया सुल्तान को। लेकिन जैसे इल्तुतमिश की मृत्यु हुई उसका बेटा था रुकनुद्दीन फिरोज। क्या नाम था? रुकनुद्दीन फिरोज। उसने अपने आप को शासन घोषित कर लिया, शासक घोषित कर लिया। तो अगला शासक कौन होगा? रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज ये शासक बन गया 1236 में। ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, कुछ ही महीने तक ये शासक रहेगा। अब ये शासक बन गया है ना, पिता मर गया, तो पिता के मरने के बाद रुकनुद्दीन फिरोज ने खुद को अपना शासक घोषित कर लिया अपने आप को। लेकिन उत्तराधिकारी घोषित कौन हुआ था? रजिया सुल्तान, है ना। तो कुछ लोग नहीं चाहते थे कि रजिया सुल्तान क्या बने? शासिका बने। इसीलिए उन्होंने समर्थन किया रुकनुद्दीन फिरोज का और रुकनुद्दीन फिरोज ने अपने आप को शासक घोषित कर लिया 1236 में। लेकिन ये व्यक्ति जो था ये पूरा विलासी है प्रवृत्ति का था, रोज मस्त डूबा रहता था शराब के नशे में। ऐसा व्यक्ति था कौन? रुकनुद्दीन फिरोज। इसीलिए इसको विलासी प्रेमी जीव कहा गया। इसको क्या कहा गया? विलासी प्रेमी जीव। तो किस राजा को विलासी प्रेमी जीव कहा गया है? तो वो राजा कौन है? रुकनुद्दीन फिरोज, है ना। ये पूरा भोग विलास में डूबा रहता था, नशे में रहता था और शासन संभालती थी इसकी माता जिसका नाम था शाह तुर्कान। क्या नाम था? शाह तुर्कान। इनकी माता का नाम क्या था?
शाह तुर्कान, ये जो है पूरा शासन का बागडोर अपने हाथ में संभालती थी, है ना, और ये पूरा वैभव विलास में, भोग विलास में डूबा रहता था। ऐसा अयोग्य शासक था कौन? रुकनुद्दीन फिरोज। अब जो लोग रजिया सुल्तान को चाहते थे कि वो क्या बने? शासिका बने, उन लोगों के कहने पर रजिया सुल्तान ने अपने भाई किसको मार दिया? रुकनुद्दीन फिरोज को मार दिया। और 1236 में हमको भारत का मिला पहली महिला शासिका। तो इस तरह अब कौन शासिका बन गई? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान 1236 में ये अपने भाई को मारकर भारत की शासिका बनी, और यही रजिया सुल्तान है भारत की पहली महिला शासिका। ठीक है, उस समय देखो ये तो मुस्लिम सत्ता चल रहा है, और मुस्लिम प्रथा में मुसलमान महिलाएं जो है वो कैसे रहती है? पर्दा प्रथा चलता था, है ना, पर्दा में रहती थी। लेकिन ये रजिया सुल्तान जब दरबार में आती थी तो पुरुषों की भांति, है ना, पुरुषों की भांति कोट पहन के आती थी। तो उस समय कोट नहीं बोलते, उस समय उसको बोलते थे चोगा। उस समय क्या बोलते थे? चोगा बोलते थे, है ना। और टोपी पहन के आती थी, है ना, अभी वाला नहीं, वो पुराने जमाने राजा महाराजा पहनते थे ना, वैसा वाला टोपी पहन के आती थी, जिसको बोलते थे गुलाह। कुलाह क्या बोलते थे? कुलाह बोलते थे। तो इस तरह दरबार में ये चोगा और गुलाह पहन के आती थी, यानी कोट और टोपी पहन के आती थी। कैसे? पुरुषों की भांति। और अधिकतर ये कौन सा वस्त्र धारण करती थी? लाल वस्त्र धारण करके दरबार में आती थी, है ना। ऐसा ये भारत की हमको क्या मिल गई? पहली महिला शासिका। अब शासन संभाल रही है। लेकिन मैंने बताया ना कि जब से इसको उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, तब से क्या चल रहा था? विरोध चल रहा था कि हम महिला को अपने शासन नहीं संभालने देंगे ऐसे करके। तो सबसे पहले इसका विरोध किया लाहौर के गवर्नर, जिसका नाम था कबीर खां। लाहौर के गवर्नर था कबीर खां, उसने सबसे पहला विरोध किया। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में कि रजिया सुल्तान का सबसे पहला विद्रोह शासिका बनने के बाद किसने किया था? तो लाहौर का गवर्नर था, जिसका नाम क्या था? कबीर खां। इसको उसने क्या कर दिया? उसके विद्रोह को शांत कर दिया, दबा दिया, उसको हरा दिया। किसको? कबीर खान को। लेकिन विद्रोह का सिलसिला चलता रहा, और एक और विद्रोही निकला जिसका नाम था अल-तुनिया। ये सरहिंद का इक्तेदार था, सरहिंद का इक्तेदार, सरहिंद का इक्तेदार, जिसका नाम क्या था? अल-तुनिया। इसने भी विरोध किया किसका? रजिया सुल्तान का। रजिया सुल्तान का विरोध किया अल-तुनिया का कि हमको महिला शासिका नहीं चाहिए। अब ये रजिया सुल्तान के ऊपर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। अब रजिया सुल्तान और किसका आक्रमण हो रहा है? अल-तुनिया का। दोनों का युद्ध हो रहा है। हार गई कौन? रजिया सुल्तान, है नहीं। छोड़ दे मूला, तब छोड़ू एक शर्त पर, जब ते मूला पकड़वे। यानी अल-तुनिया क्या बोला कि रजिया सुल्तान मैं तेरे को तभी छोड़ूंगी जब मेरे से क्या करोगी? शादी, विवाह करोगी। तो इस तरह से हारने के बाद रजिया सुल्तान और किसका शादी हो गया? अल-तुनिया का शादी हो गया, है ना, है ना। ये घटना थी 1240 की। 1240 में अल-तुनिया के साथ रजिया सुल्तान का क्या हो गया? विवाह हो गया, है ना। तो दोनों भटिंडा में रुके हुए थे, दोनों जो है भटिंडा में रुके हुए थे, है ना। भटिंडा के पास एक जगह है जिसका नाम है कैथल। क्या नाम है? कैथल, है ना। कैथल में रुके हुए थे, तो वहीं पर कुछ अज्ञात लोगों ने इन दोनों के ऊपर आक्रमण कर दिया। 1240 में कैथल में दोनों रुके हुए थे, रजिया सुल्तान और अल-तुनिया, है ना, पति पत्नी दोनों रुके हुए थे। तभी कुछ अज्ञात लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया, और उसी हमले में अज्ञात लोगों ने किसको मार दिया? इस रजिया सुल्तान को मार दिया। इस तरह भारत की पहली महिला शासिका का शासन क्या हो गया? अंत हो गया 1240। तो रजिया सुल्तान ने कितने साल तक शासन किया? 1236 से 1240 तक शासन किया। और सबसे पहले विद्रोह का सामना करना पड़ा किसका? लाहौर के गवर्नर कबीर खां का। उसके बाद क्या था? तबर हिंद था। सरहिंद लिख दी हो क्या? तबर हिंद था ना, तबर हिंद। तबर हिंद का जो इक्तेदार था अल-तुनिया, उसने आक्रमण किया, विरोध किया था, है ना। तो विरोध किया अल-तुनिया, उसके हार गई रजिया सुल्तान, तो उससे विवाह किया। और विवाह के बाद जब वो दोनों कैथल नामक स्थान पर रुके हुए थे, तो अज्ञात लोगों ने इनके ऊपर हमला किया, जिसमें रजिया सुल्तान की क्या हो गई? हत्या हो गई, मृत्यु हो गई। क्लियर है। तो जो इल्तुतमिश यानी कि इस रजिया सुल्तान का एक और भाई था, रजिया सुल्तान का एक और भाई था, जिसका नाम था बहराम शाह। क्या नाम था? बहराम शाह। उसको राजा बनाया गया। तो रजिया सुल्तान के बाद उसका एक और भाई था मोइनुद्दीन बहराम शाह। बहराम शाह ये राजा बन गया 1240 में। 1240 में ये राजा बन गया, है ना।
अब देखो 1240 में राजा बन गया, तो सबसे पहले जो अधिकारी मंत्री लोग थे ना, उसने कहा राजा के पावर को कम करना पड़ेगा। क्यों कम करना पड़ेगा? इल्तुतमिश क्या था? राजा था, अपना मनमर्जी चलाया, सबके ना चाहते हुए भी अपनी बेटी को क्या किया? उत्तराधिकारी घोषित किया। इसलिए राजा के पावर को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो राजा के पावर को कम करने के लिए इन्होंने एक पद बनाया जिसका नाम रखा नाइब। राजा के समान ही पावर होगा। जैसे हमारे यहाँ देखो ना, भारत में पूरा पावरफुल या पूरा काम किसके नाम पे होता है? लेकिन करता कौन है? बस वैसी राम कौन रहेगा? पूरा काम किसके नाम पे होगा? राजा के नाम से, बहराम शाह। लेकिन करेगा कौन? नाइब। ऐसा एक नया पद का निर्माण किया गया है ना, नाइब का पद, जिसे नाइब ए मुमलिकात कहा गया। पूरा नाम क्या रखा गया? नाइब ए मुमलिकात। शॉर्टकट में अपन लोग क्या पढ़ेंगे? नाइब। तो एक नए पद का सृजन किया गया जिसका नाम क्या था? नाइब। राजा का पूरा अधिकार होता था इसको, राजा की पूरी शक्ति का अधिकार होता था किसको? नाइब को। और पहला व्यक्ति जो नाइब के पद पर आया उसका नाम था एतगिन। क्या नाम था? एतगिन। तो पहला व्यक्ति जो दिल्ली सल्तनत काल में नाइब बना उसका नाम क्या था? बोलेगा एतगिन। ये पहला व्यक्ति था जो नाइब बना, यानी राजा के समान इसको क्या मिल गया? शक्ति मिल गया। तो नाइब के पद का निर्माण किस शासक के समय हुआ था? बहराम शाह के समय हुआ था, है ना। ये क्वेश्चन आता है, बहराम शाह के समय जो है नाइब के पद का सृजन किया गया था, है ना। और पहला व्यक्ति जो नाइब बना था उसका नाम क्या था? एतगिन। और इसी बहराम शाह के समय भारत में पहली बार मंगोल आक्रमण हुआ। वो था ना चंगेज खां, मंगोल का था कि नहीं था? लेकिन उसमें भारत पे आक्रमण किया क्या? नहीं किया। वो तो जलाउद्दीन का सहायता नहीं किया, सहायता करता तब वो आक्रमण करता, तो वो नहीं किया। तो मंगोल और भारत का दुश्मनी नहीं था। लेकिन जब बहराम शाह राजा बना तब मंगोल लोग जो है भारत पर पहली बार क्या किए थे? आक्रमण किए। तो पहला मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? बहराम शाह के शासनकाल में हुआ था। क्लियर है। अब इस बहराम शाह का जो तुर्क सरदार थे उन्होंने हत्या कर दिया, क्योंकि तुर्क सरदारों के हिसाब से ये काम नहीं कर रहा था। तो 2 साल बाद यानी कि 1242 में इस बहराम शाह का हत्या कर दिया गया और मंसूर शाह, अलाउद्दीन मंसूर शाह को क्या बनाया गया? राजा बनाया गया। तो तुर्क सरदारों ने बहराम शाह का हत्या करके किसको बना दिया? मंसूर शाह, अलाउद्दीन मंसूर शाह। अब राजा कौन बन गया 1242 में? अलाउद्दीन मंसूर शाह। अलाउद्दीन मंसूर शाह क्या बन गया? राजा बन गया। और इसी अलाउद्दीन मंसूर शाह के समय, इल्तुतमिश के समय जो गुलाम था, इल्तुतमिश ने जिसको खरीदा था, गयासुद्दीन बलवन, है ना, उसको मिल गया कौन सा पद? आमिर ए हाजिब का पद। कौन सा मिल गया? आमिर ए हाजिब का पद। आमिर ए हाजिब का पद मिल गया और यहाँ से वो अपना पावर बढ़ाना चालू किया, गयासुद्दीन बलवन। इसीलिए इस मंसूर शाह के काल को बलवन के उदय का काल कहते हैं। बलवन के उदय का काल। बलवन का पावर जो है वो सत्ता में आने लगा, वो अपना पावर जो है दिखाने लगा। इसीलिए मंसूर शाह के काल को ही, मंसूर शाह के शासन काल को ही बलवन के क्या कहा जाता है? उदय का काल कहा जाता है। और बलवन ने अपने शक्ति का प्रयोग करते हुए इस मंसूर शाह को षड्यंत्र करके पद से क्या कर दिया? हटा दिया, है ना। बलवन ने षड्यंत्र किया और राजा को उसके पद से हटा दिया और अपना एक एकदम शरीफ आदमी जो किसके हिसाब से काम करे? बलवन के हिसाब से काम करे, ऐसे व्यक्ति को उसने राजा बना दिया और उसका नाम था नासरुद्दीन महमूद। क्या नाम था? नासरुद्दीन महमूद। तो अब राजा कौन बन गया? 1246 तक राजा रहेगा क्या? 1246। अब 1246 से राजा बन गया कौन? नासरुद्दीन महमूद। ये 1246। अब ये किसके हिसाब से काम करता है? बलवन के हिसाब से काम करता है। तो बलवन के हिसाब से काम करता है, तो इसने बलवन का इसको क्या करेगा? अपना लेगा, अपने चापलूसी में लेगा, लेना मुलर नाइब बना दे, ऐसे करके। तो इसी के शासन काल में ये जो बलवन है वो किसके पद पे आ गया? नाइब के पद। यानी राजा का पूरा शक्ति अब किसको मिल गया? बलवन को मिल गया। अब ये बेचारा एकदम सीधवा। कैसे सीधवा? नासरुद्दीन महमूद ये राजा था, फिर भी अपना जीवन निर्वाह, यानी एक व्यक्ति का जो जरूरत होता है उसको पूरा करने के लिए ये टोपी सिलता था,
कुरान का नकल करके उसको मार्केट में बेचता था और उससे जो पैसा आता था उससे ये अपना जीवन निर्वाह करता था। जबकि एक दिल्ली सल्तनत का क्या है, राजा है, जो चाहे वो मिल सकता था, लेकिन फिर भी ये अपना जीवन निर्वाह कैसे करता था, टोपी सीकर और क्या करता था, कुरान की नकल करके उसको बेचता था और उसके बाद जो आय होता था उससे ये अपना जीवन निर्वाह करता था। और पूरा शासन तो ये राजा था, पूरा कौन चला रहा था, बलवन चला रहा था, है ना। ऐसा मस्त 20 साल तक चला। एक दिन बलवन को लगा कि अब मेरे को पावर में आना चाहिए, राजा को निपटा देना चाहिए, तो उसने इस राजा नासरुद्दीन महमूद के खाने में जहर मिला दिया और 1266 में इस नासरुद्दीन महमूद की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब राजा बन गया कौन, गयासुद्दीन बलवन। यहाँ से शमसी वंश खत्म, अब चालू होगा कौन सा, बलवनी वंश। समझ में आया पूरा शमसी वंश इल्तुतमिश से स्टार्ट हुआ था। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था किसको, रजिया सुल्तान को, लेकिन रजिया सुल्तान शासिका बने उससे पहले रुकनुद्दीन फिरोज जो कि रजिया इसका इल्तुतमिश का बेटा था, उसने अपने आप को शासन घोषित कर लिया। ये वैभव विलास में डूबा रहता था, इसलिए इसको क्या कहा गया, विलास प्रेमी जीव कहा गया। पूरा शासन इसकी माता शाह तुर्कान संभालती थी। इसी अयोग्य शासक का हत्या करके रजिया सुल्तान जो है वो भारत की पहली महिला शासिका बनी। और ये पुरुषों की भांति जो है दरबार में चोगा और गुलाह, टोपी और कोट पहनकर जो पहुंचती थी और अधिकतर कौन सा वस्त्र पहनती थी, लाल वस्त्र पहनती थी। तो इसको विद्रोह का सामना करना पड़ा, क्योंकि पहली महिला क्या बनी थी, शासिका बनी थी। तो पहला विद्रोह जो है लाहौर के गवर्नर ने किया था, जिसका नाम क्या था, कबीर खां। उसके बाद तबर हिंद का जो इक्तेदार था अल्तुनिया, उसने भी विद्रोह किया और इस विद्रोह में रजिया सुल्तान क्या हो गई, पराजित हो गई, है ना, हार गई। तो अल्तुनिया के साथ रजिया सुल्तान का क्या हो गया, विवाह हो गया। ये घटना 1240 की है और ये दोनों कैथल में विश्राम कर रहे थे, तभी अज्ञात लोगों ने उनके ऊपर हमला किया, जिसमें रजिया सुल्तान की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। उसके बाद जो बहराम शाह था, इल्तुतमिश का ही बेटा था, इसको राजा बना दिया गया और इसी के समय जो है एक नए पद का सृजन किया गया, जिसका नाम रखा गया नाइब ए मुमलिकात, जिसको शॉर्टकट में क्या कहा गया, नाइब कहा गया। इसको राजा के समान शक्ति प्राप्त थी और इस पद पर पहला व्यक्ति जो आसीत हुआ उसका नाम क्या था, एतगिन। क्या नाम था, एतगिन। और इसी बहराम शाह के समय पहला मंगोल आक्रमण हुआ। उसके बाद तुर्क सरदारों ने इस बहराम शाह का हत्या करके किसको, मंसूर शाह, अलाउद्दीन मंसूर शाह को राजा बनाया 1242 में, है ना, 1242 में। और इसी के समय जो गयासुद्दीन बलवन है उसको आमिर ये हाजिब का पद मिला और उसने अपनी शक्ति को प्रशासन में लाना चालू किया। इसीलिए इस राजा के काल को ही गयासुद्दीन बलवन के उदय का काल कहा जाता है। और इसने षड्यंत्र करके, बलवन ने षड्यंत्र करके इस राजा अलाउद्दीन मंसूर शाह को राजा के पद से हटाकर नासरुद्दीन महमूद को 1246 में क्या बना दिया, राजा बना दिया। और इसी नासरुद्दीन महमूद के समय गयासुद्दीन बलवन किस पद पर आ गया, नायब के पद पे आ गया और पूरा शासन यही बलवन संभालता था, क्योंकि ये नासरुद्दीन महमूद जो है वो टोपी सीकर और कुरान की नकल करके अपना क्या करता था, जीवन निर्वाह करता था। इसीलिए इस नासरुद्दीन महमूद को क्या कहा गया है, दिल्ली सल्तनत का संत शासक कहा गया है। क्या कहा गया है, संत शासक कहा गया है। और 1266 में गयासुद्दीन बलवन ने इसको खाने में जहर देकर मार दिया और अब दिल्ली सल्तनत का राजा हो जाएगा कौन, गयासुद्दीन बलवन। एक गयासुद्दीन बलवन जो है ये इल्तुतमिश का खरीदा हुआ गुलाम था। गयासुद्दीन बलवन जो है किसका गुलाम था, इल्तुतमिश का खरीदा हुआ गुलाम था, जो धीरे धीरे अपने हुनर और अपने चालाकी से पद को बढ़ाते गया, है ना। ये रजिया सुल्तान के समय आमिर ए शिकार के पद पे था। रजिया सुल्तान के समय किस पे था, आमिर ए शिकार के पद पे था। बहराम शाह के समय ये आमिर ए आखुर के पद पे था, है ना। उसके बाद मंसूर शाह के समय आमिर ए हाजिब के पद पे था और फिर प्रमोशन पाया और नाइब के पद पे आ गया था नासरुद्दीन महमूद के समय। और नाइब के पद पे आया मतलब राजा का फुल पावर मिला, राजा को ही निपटा दिया और खुद क्या बन गया, राजा, है नहीं। सीखो इससे, है, सीखो इससे। इतना मेहनत किया, गुलाम से सीधा क्या बना है, राजा बना है। और तुम लोग मेहनत करने डरते हो तो हत्या नहीं करना भैया, पढ़ाई करना है ना। और जहां आप लोग हो, है ना, उससे ऊपर उठकर हमको एक अच्छा पद लेना है, ठीक है। तो इसके मेहनत को देखो, हत्या को मत देखो। उस समय हत्या आम बात थी जी, कोई पुलिस केस नहीं होता था। अब भाई राजा कोई निपटा खुद राजा बन गया, वही सर्वोच्च है, अब कौन सजा देगा, ऐसा वाला था, ठीक है।
तो ये अपने मेहनत से, चालाकी से राजा बन गया कौन? गयासुद्दीन बलवान 1266 में। ये जो सब थे कौन से थे? तुर्क थे। ये सब कौन से थे? तुर्की लोग थे जो राज कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन इस गयासुद्दीन बलवान को जो फारस के राजा थे उनका प्रशासन, उनका दरबार भारी पसंद था। तो जब ये राजा बना तो इसने पूरा अपने राजमहल को किसकी तरह से सजाया? जैसे फारस के राजा लोग सजाते थे वैसा पूरा फारसी राजाओं के तरह से अपने दरबार को इसने क्या किया? सजाया। इसने अपने बेटों का भी नाम फारसी राजाओं के नाम पे रखा। ऐसा पहला इसने चेंज किया अपने प्रशासन के दौरान। जब ये राजा बना तो इसने अपना प्रशासन पूरा किसके तर्ज पे रखा? फारसी राजाओं के तरफ पे रखा था। ठीक। इल्तुतमिश ने एक नया प्रचलन चलाया था अपने सेना में। क्या बनाया था? तुर्गान ए चिहलगामी, है ना, जिसमें 40-40 गुलाम सरदारों की टुकड़ी होती थी, उसको इसने बंद किया। तो चारगान या चारगान को प्रारंभ करने वाला राजा पूछेगा तो कौन आएगा? इल्तुतमिश। और बंद करने वाला राजा पूछेगा तो कौन आएगा? गयासुद्दीन बलवान, है ना। गयासुद्दीन बलवान ने तुर्गान ए चिहलगामी को क्या कर दिया? भंग कर दिया। और इसने अलग से सैन्य विभाग बनाया। सीधा सेना का अलग से क्या बना दिया? विभाग बना दिया। तो सैन्य विभाग का निर्माण करने वाला राजा कौन था? बलवान, गयासुद्दीन बलवान। और उस सैन्य विभाग का नाम दिया गया था दीवान ए आरिज। दीवान ए आरिज। तो दीवान ए आरिज जो कि कौन सा विभाग होता था? सैन्य विभाग, है ना। तो सेना के लिए इल्तुतमिश ने बनाया था क्या? चारगान। तो चारगान को उसने क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो सेना के लिए नया बनाना पड़ेगा, तो उसने सीधा सेना के लिए अलग से विभाग बना दिया जिसका नाम क्या रखा? दीवान ए आरिज। और इसको ही किसने लाया? गयासुद्दीन बलवान ने। अब इन सेनाओं को पेमेंट भी देना था तो राजस्व से जाता था, तो इसने अलग से क्या बना दिया? वित्त विभाग बना दिया। अलग से क्या बना दिया? वित्त विभाग बना दिया, जिसे कहा गया दीवान ए विराजत। विराजत ये कौन सा विभाग था? वित्त विभाग। तो ये दोनों विभाग का निर्माण करने वाला राजा कौन था? गयासुद्दीन बलवान। सैन्य विभाग और विजारत है क्या? विजारत, ठीक है। तो दीवान ए विजारत इसका निर्माण किया, जिसको वित्त विभाग कहा गया। और दीवान ए आरिज जिसको सैन्य विभाग कहा गया, इसका भी निर्माण किसने किया? गयासुद्दीन बलवान। अब गयासुद्दीन बलवान ये गुलाम से क्या बना था? राजा बना था। तो इसको लगता था कि मेरा क्या हो सकता है? विद्रोह हो सकता है, मेरे खिलाफ विद्रोह हो सकता था। तो उसको पता लगाने के लिए इसने जासूस रखना चालू किया। इसने क्या रखना चालू किया? जासूस, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे? गुप्तचर। क्या रखना चालू किया? गुप्तचर। तो गुप्तचरों के लिए भी इसने विभाग बनाया। और जो गुप्तचर होते थे उनको कहा जाता था बरीद। क्या कहा जाता था? बरीद। तो गुप्तचर रखना, बरीद रखना, इसकी भी शुरुआत करने वाला कौन था? गयासुद्दीन बलवान। और गयासुद्दीन बलवान ने ही लौ रक्त की नीति चालू की थी कि जो हम क्या करेगा? जो हम पे हमला करे, ईंट का जवाब किससे देना है? पत्थर से। ऐसा लौह रक्त की नीति चालू करने वाला राजा कौन था? यही गयासुद्दीन बलवान। लौह रक्त की नीति चालू करने वाला कौन था? गयासुद्दीन बलवान। इसने दो प्रथा चालू किया जो मुस्लिम समाज में आज भी चलता है, पाबोस और सिजदा। पाबोस और सिजदा। पाबोस और सिजदा। जब भी कोई राजा से मिलता था, है ना, जब भी कोई राजा से मिलेगा तो राजा को झुककर उसके पांव को चूमा जाता था, उसको बोलते थे पाबोस। उसको क्या बोलते थे? पाबोस। क्लियर है ना। तो ये होता था पाबोस। और सिजदा क्या होता था कि जब सम्राट के सामने जाओगे तो घुटने पर बैठकर, है ना, घुटने पर बैठकर सम्राट के सामने अपने सिर को झुकाना, ये क्या कहलाता था? सिजदा। ठीक है। तो पाबोस और सिजदा प्रथा का शुरुआत भी करने वाला कौन था? गयासुद्दीन बलवान। अच्छा, इसने एक और क्या बताया था? लौह रक्त की नीति। लौह व रक्त नीति भी शुरुआत किसने किया था? गयासुद्दीन बलवान। पाबोस और सिजदा प्रथा का भी शुरुआत किसने किया था? हाँ, इसने एक त्यौहार चालू किया था जिसका नाम था नौरोज त्यौहार, है ना। नौरोज त्यौहार मनाना कब चालू किया था? किसने चालू किया था? गयासुद्दीन बलवान। तो ऐसा राजा था गयासुद्दीन बलवान जिसने दिल्ली सल्तनत के पूरा प्रशासन में क्या किया? बदलाव किया। इसने 1266 में सत्ता संभालते ही सबसे पहले क्या किया? चारगान को बंद कर दिया। ठीक है ना। दूसरा, इसने सैन्य विभाग बनाया, वित्त विभाग बनाया, गुप्त विभाग बनाया। और गुप्तचर क्या कहलाए? बरीद कहलाए। इसने लौ रक्त की नीति चालू की, पाबोस एवं सिजदा प्रथा चालू किया। और इसी ने ही एक त्यौहार चालू किया जिसका नाम क्या रखा गया?
नवरोज त्यौहार रखा गया। क्लियर है। ये इसके समय जो है राजा है ये सर्वोच्च होता था। राजा को किसका प्रतिनिधित्व माना जाता था? ईश्वर का प्रतिनिधित्व माना जाता था, कि राजा डायरेक्ट ईश्वर के बाद है, ऐसा करके माना जाता था। और ये अपने आप स्वयं को जिल्ले इलाही कहलाता था। क्या कहलवाता था? जिल्ले इलाही कहलाता था। कौन? गयासुद्दीन बलवान। और इसी ने ही दिल्ली के किले पर, है ना, दिल्ली में लाल महल का क्या किया है? निर्माण किया है ना। ये भी क्वेश्चन आता है, लाल महल का निर्माण किसने कराया है? तो लाल महल का निर्माण कराने वाला राजा कौन है? गयासुद्दीन बलवान। ऐसा मस्त शासन कर रहा था 1286 तक, 20 साल। 1286 में इसका बड़ा बेटा था महमूद। बड़ा बेटा का नाम क्या था? महमूद। वो एक युद्ध में मारा गया। बड़ा बेटा कौन? 1286 में इसका बड़ा बेटा महमूद युद्ध में क्या हो गया? मारा गया। और ये भी बेचारा राजा दशरथ की भांति ये भी महमूद करते हुए मर गया, है ना। तो बड़े बेटे के मृत्यु के बाद उसके वियोग में इसकी भी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तब इसका एक और बेटा था जिसका नाम था कैकुबाद। 1286 में राजा कौन बन गया? कैकुबाद। कैकुबाद 1286। और इसी कैकुबाद के समय सेनापति बनकर आया था जलाउद्दीन खिलजी। जलाउद्दीन खिलजी ये सेनापति बना। और 1290 में कैकुबाद को मार गया लकवा। कैकुबाद को क्या मार गया? लकवा मार गया। तो इसका छोटा भाई जो एकदम छोटा था, जिसका नाम था क्यूमर्स। क्या नाम था? क्यूमर्स। इसको राजा बनाया गया 1290 में। अब क्यूमर्स राजा बना तो ये छोटा बच्चा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, शासन संभालने के योग्य नहीं था। और इसी का फायदा उठाते हुए जो सेनापति था जलाउद्दीन खिलजी, उसने क्यूमर्स की क्या कर दी? हत्या कर दी। क्यूमर्स की क्या कर दी? हत्या कर दी। और इस तरह से पूरा गुलाम वंश को समाप्त कर इस जलाउद्दीन खिलजी ने एक नए वंश की शुरुआत की दिल्ली सल्तनत में, जिसका नाम होगा खिलजी वंश। क्लियर है। तो इस तरह गुलाम वंश में राजा हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, उसके बाद मंसूर शाह, उसके बाद नासरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलवान, कैकुबाद और क्यूमर्स। पहले पूरे राजाओं का नाम याद करना, ठीक। उसके बाद उनका सन याद करना। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने 1206 से 1210, आराम शाह 1210 से 1211, उसके बाद इल्तुतमिश 11 से 36, उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज 36 से 36, रजिया सुल्तान जो है 36 से 40, उसके बाद बहराम शाह जो है 40 से 42, ठीक है। उसके बाद आया मंसूर शाह 42 से 46, नासरुद्दीन महमूद जो है वो 46 से 66, और जो बलवन है वो 66 से 86, है ना। उसके बाद जो आया कैकुबाद 86 से 90, और 90 में क्यूमर्स आया और 90 में ही खत्म हो गया, है ना, कौन सा? गुलाम वंश। अब इसके बाद आप धीरे धीरे एक एक राजा का काम याद करते जाना, पूरा गुलाम वंश आपको याद हो जाएगा। क्लियर है। ज़्यादा हेडेक नहीं पालना है, आराम से कहानी के जैसे पढ़ना है ना। कि दशरथ के बाद दशरथ के 3 वाइफ हुए, राम को, ऐसा जानते हो नहीं, कहानी पढ़ते हो, कथा सुनते हो रामायण महाभारत का, बस वैसी कथा आप लोग भी सुनना। और नहीं समझ में आएगा तो दूसरे से सुनना, और भी समझ में आएगा दूसरे को सुनाना। ऐसे करते करते आपको पूरा गुलाम वंश क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल से पढ़ेंगे खिलजी वंश। आज के लिए इतना ही।